अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की नई किताब का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जो कि बॉटनी पोर्शन में इंक्लूडेड है बेटा, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर आपके पास ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड म्यूटेशन। तो ये तमाम टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है बेटा। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बेटा आप देखो, आपको पता है कि सेल जो है, सेल के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है उसका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, वो होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट याद रखना कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स और डीएनए से रिलेटेड ही तमाम तर चीज़ें डिस्कस करनी है। सो हम बुक के पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या कह रहा है? टॉपिक है हमारा 22.1 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा जी, इस पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। In 1860s, Mendel presented his law of inheritance, but unfortunately at that time no one was there to recognize his valuable work. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। ग्रेगर मेंडल को आपने नाम सुना है कि who was he? He was the father of genetics। सही है, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है। बट आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी बेटा कि ग्रेगर मेंडल जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया अपना 1865 के अंदर। गालिबन 5 या 6 साल बाद उसकी डेथ हो गई और उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया 1900 के अंदर। यानी भाई उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके मरने के भी 35 ईयर्स के बाद वो अप्रूव हुई, और आज तक लोग उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। बट ही वाज नॉट अलाइव एट दैट टाइम। सो कभी कभार ये बिल्कुल नेचुरल है कि आपको आपकी मेहनत का ऑन स्पॉट इस तरह से रिगार्ड नहीं मिलता। एनीवेज, अच्छा भाई, यहाँ पे उसकी वजह भी लिखी गई है कि भाई उसके काम को उस वक्त क्यों नहीं इतनी ज़्यादा फेम मिली, क्योंकि ही वॉज अनअवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट से वो अनअवेयर था। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि इन 1900 एंड लेट 1890s सो मैनी साइटोलॉजिस्ट वर्क ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई साइटोलॉजी, बहुत सारे साइटोलॉजिस्ट ने सेलुलर स्ट्रक्चर पे काम किया और क्रोमोसोम्स पे काम किया। तो in 1900 Mendel's work got recognized by 3 यूरोपियन साइंटिस्ट। 3 यूरोपियन साइंटिस्ट का नाम बताया गया कि जो मेंडल ने 1860 में काम किया था वो 1900 में रिकॉग्नाइज हुआ 3 साइंटिस्ट की मदद से। नंबर 1 ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस जिसकी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है, एंड एरिक वॉन चरमाक। ये आपके पास जो है ना, ये 3 साइंटिस्ट थे, डिवेरिस, कॉरेन एंड चर्मक। ये आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेगर मेंडल की रिसर्च को सही साबित किया था अपनी एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज की मदद से। अच्छा, इसके इन इन साइंटिस्ट के अलावा हमारे पास विद दीज अदर साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग, वेल्डियर वॉल्टर सर्टन। अच्छा, ये वेल्डियर साइंटिस्ट अलग है, वॉल्टर सर्टन अलग है, यहाँ पे कॉमा नहीं डला हुआ, किताब में होना चाहिए था। टी.एच. मॉर्गन एंड थियोडर बोवेन। अच्छा, थियोडर बोवेन लिखा हुआ है बट ये बोवेरी नाम था इसका, तो किताब में थियोडर बोवेन लिख दिया गया। बट एनीवेज, अच्छा, इन साइंटिस्ट ने किन चीज़ों पे काम किया बेटा? दीज साइंटिस्ट वर्क ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर्स एंड बिहेवियर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन चीज़ों पे इन साइंटिस्ट ने वर्क किया था। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरी बात को बेटा हम मैंने इन 3 पॉइंट्स में सम अप किया है कि भाई 1860 में मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट किया। उसके ऑल्सो 2-3 लॉज थे, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और क्योंकि वो
कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम से अनअवेयर था, जिसकी वजह से उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फिर 1900 में ये तीन साइंटिस्ट ने उसके ग्रेगर मेंडल के लॉ को फेम दिलाई, रिकॉग्नाइज करवाया। फिर उसके अलावा बताया गया कि भाई दूसरे जो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर फ्लेमिंग, वेल्डियर, वॉल्टर सुटन, टीएच मॉर्गन, थियोडर बोवेरी, किताब में बोवन लिखा हुआ है, ऑल्सो वर्क इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से समराइज कर सकते हो। इस पूरी चीज से एक एमसीक्यूज जो बन सकता है वो आपके पास ये है कि भाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली बिकॉज he lacked experimental data, he didn't publish his finding, he was unaware for the concept of chromosome, and he had no specific scientific background। तो भाई इसका आंसर आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि भाई ये सी होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट से वो अवेयर नहीं था। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक 22.1.1 यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो पहला पार्ट है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, उसको हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882, सही है, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, was the first scientist who put foundation stone for chromosomal theory by discovery of chromosome। भाई ये वो पहला बंदा था, ये वो पहला साइंटिस्ट था, इसी ने जो है ना क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, याद रखना, ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम को कैसे डिस्कवर किया था, देखो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे भाई कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो है किसने की थी बेटा, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, सही है। अच्छा, क्या कैसे ही ऑब्जर्व द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलमेंडर लार्वा where he found their thread like highly stained bodies are termed as colored body। अच्छा, क्रोमोसोम का नाम भी गलत रखा गया, ऑल्टो के उस वक्त जो चीज सही लगी उसी के हिसाब से, लेकिन आजकल तक वो नाम चला आ रहा है। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, सोम्स का मतलब होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी के नाम से इसको रखा गया। तो उसने ये देखा कि सैलमेंडर के लार्वा को वो डिस्कवर देख रहा था, क्योंकि सैलमेंडर लार्वा जो है ये डेवलपिंग पार्ट होता है, तेजी से इसमें सेल डिवीजन हो रही होती है। तो उसमें देखा कि भाई बहुत सारे थ्रेड लाइक हाईली स्टेन बॉडी है, थ्रेड लाइक धागे की तरह, हाईली स्टेन का मतलब होता है डार्क कलर, स्टेन का मतलब होता है कलर, ऑब्वियसली हाईली स्टेन बॉडी है, तो उसने फिर उसका नाम क्रोमोसोम्स रख दिया गया। अब इससे रिलेटेड बेटा एक एमसीक्यूज इफ दे आस्क, वॉल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व द सेल ऑफ डैश इन द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, lizard tail, salamander larva, sponges, WBCs। तो अच्छा, ये वो तमाम नेम्स है ऑप्शंस में जिनको एक्सपेरिमेंटली इस तरह के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो भाई ये याद रखना, सैलमेंडर के लार्वा को इसने जो है ऑब्जर्व किया था क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के अंदर। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा इसका। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द अदर टू साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं, हु मेड मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी, दे वर वॉल्टर सिटन। अच्छा, वॉल्टर सिटन के बारे में कह रहा है, एन अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ ईबी विल्सन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वॉल्टर सिटन वाज एन अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट था, ईबी विल्सन का। ईबी विल्सन वो साइंटिस्ट था जिसने एक्स वाई क्रोमोसोम्स की डिटर्मिनेशन की थी। पता है ना कि भाई ह्यूमन में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर। तो ये जो डिटर्मिनेशन की थी ये इस बंदे ने की थी, सही है। अच्छा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसका स्टूडेंट था वॉल्टर सिटन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। और कौन था, थियोडर, वो थियोडर बवेरी की ही बात हो रही है, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, सही है। अच्छा, ये दोनों बिल्कुल और अलग अलग थे, बट स्टिल इनका जो वर्क था बोथ इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व, याद रखना है, यहाँ पे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किया इन स्पर्म एंड एग ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के वक्त इसको ऑब्जर्व। अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज आपकी किताब में ही मौजूद है, वो ये रहा, किताब का ही एमसीक्यूज है कि भाई वॉल्टर सिटन एंड थियोडर ऑब्जर्व दिस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, कौन से दिस बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। अच्छा, इन्होंने क्या देखा बिहेवियर,
ऑफ क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन के भाई क्रोमोसोम जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पर्म और एक्स सेल में। अब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, दे ऑब्जर्व दैट इन सोमैटिक सेल ईच क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर। सोमैटिक सेल सोमा का मतलब होता है बॉडीज, आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होता है, बट ड्यूरिंग मियोसिस, लेकिन जब मियोसिस होती है, ईच मेंबर्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट। तो भाई आपके पास क्रोमोसोम पेयर में होता है, सही है, लेकिन जब मियोसिस होती है तो वो क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं पेयर वाले मेंबर्स, सही है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इस सेल में ये एक पेयर है और ये एक दूसरा पेयर है। तो जब मियोसिस होगी तो ये वाला इससे सेपरेट हो जाएगा और ये वाला इससे सेपरेट हो जाएगा, तो जो आपके पास अलग अलग सेल्स बनेंगे तो उसमें एक क्रोमोसोम का मेंबर ये वाला, एक मेंबर इसका इधर चला जाएगा, सिमिलरली इसका एक मेंबर इधर, इसका एक मेंबर इधर चला जाएगा। तो ये बात इन्होंने ऑब्जर्व की। अब इसमें बता रहा है कि वॉल्टर सिटन ने क्या किया, वॉल्टर सिटन ऑब्जर्व द सेल ऑफ ग्रास हॉपर। देखो भाई वन सेकेंड, एक वॉल्टर सिटन ने ग्रास हॉपर के सेल, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा कि वॉल्टर सिटन ने किसके सेल को ऑब्जर्व किया था, सही है। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि भाई द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, यानी क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन का जो पैटर्न होता है मियोसिस के वक्त, मैच विद द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ मेंडल। अच्छा, मेंडल के लॉ को हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के चैप्टर के अंदर, लेकिन मेंडल ने बोला था ये बात कि भाई किसी भी कैरेक्टर के लिए उसने फैक्टर का वर्ड यूज किया था, जीन का तो उस वक्त उसको पता नहीं था, लेकिन उसने बोला था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर मौजूद होता है और वो फैक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो सेग्रीगेट हो जाता है। तो वॉल्टर सिटन ने ग्रास हॉपर के सेल को ऑब्जर्व किया एंड फाउंड दैट द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस के वक्त जो सेग्रीगेशन पैटर्न होता है क्रोमोसोम्स का, मैच द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ मेंडल जीन। वो मेंडल ने जैसा बताया था जीन के, मेंडल ने फैक्टर बोला था, जीन तो नहीं बोला था। मेंडल ने बताया था कि भाई फैक्टर जैसे एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं उसी तरह से क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो इन 1902 he published his finding in a paper with the title chromosome in heredity। भाई ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई क्रोमोसोम इन हेरिडिटी किसने पब्लिश किया था, या भाई सुटन ने क्या पब्लिश किया था। इसी तरह से भाई ये कि है ना, segregation pattern of chromosome during meiosis match the segregation pattern of Mendel's gene studied by Sutton in the cell of what, grasshopper। सही है, ये याद रखना भाई। तो इससे ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये पूरा काम, अब क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि भाई ये पूरा काम किसने किया, सुटन के आगे हो सकता है डैश लगा हो आप, और इसी तरह से किसके सेल में किया, ग्रास हॉपर के सेल में किया, ये भी इस तरह से ये पूछा जा सकता है। अब जरा इसकी दूसरी बात देखो, दूसरे पॉइंट को देखो क्या कह रहा है। The same finding were observed by T. Bowen। Once again Bowen लिखा है बट he was Boveri, Theodore Boveri। अच्छा एनीवेज बोवेन लिखा हुआ है, आप भी उसी को फॉलो करोगे। दैट क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस इन हाफ। अच्छा, बोवेन ने क्या किया कि भाई उसने ये ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं हाफ एज एक्स सेल्स मेच्योर, जैसे एक्स सेल्स मेच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे मेच्योर का मतलब है कि भाई जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, और ये कंक्लूड किया कि स्पर्म और एग सेल, सही है, स्पर्म और एग सेल जो है उसने कंक्लूजन ये निकाली कि स्पर्म है, एग सेल है, न्यूक्लियस है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इन दोनों के न्यूक्लियस में एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का, रादर देन एज फाउंड इन ऑल बॉडी सेल। पूरी बॉडी के सेल में क्रोमोसोम्स के दो पेयर होते हैं, दो सेट होते हैं, जबकि स्पर्म और एग में एक ही होता है। ताकि भाई इससे देखो भाई फायदा क्या होगा, स्पर्म और एग सेल में मिसाल के तौर पे एक सेल है, इसमें ये 4 क्रोमोसोम है, या ऐसा मान लो कि 46 क्रोमोसोम है, चलो अब 46 है, 46 से स्पर्म बने 23 हो गए, आधे हो गए। इसी तरह से फीमेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स थे, उसमें एक्सेल बना 23 हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी भाई, तो फर्टिलाइजेशन जब होगी तो 23 इसमें से जाएगा, 23 इसमें से जाएगा, तो बच्चे में 46 क्रोमोसोम्स जाएगा, सही है ना भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास कह रहा है इन 1890 अ जर्मन जेनेटिकिस्ट कार्ल कॉर्न। अच्छा, अब कार्ल कॉरेंस कौन था, कार्ल कॉरेंस ये उन 3 साइंटिस्ट में से एक था जिन्होंने ग्रेगर मेंडल के वर्क को वेरीफाई किया था।
अच्छा, क्या कह रहा है, ही रीडिस्कवर्ड एंड इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड मेंडल्स वर्क इन अ सेपरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म। यानी इसने भाई रीडिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली वर्क किया, लेकिन सेपरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म के मेंडल मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। सही है, तो इसने ऑब्वियसली सेपरेट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया, मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और इसने एंड पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर ऑन 25 जनवरी 1900। भाई पहला अपना पेपर पब्लिश किया 25 जनवरी को, और उसका टाइटल था अच्छा, ये टाइटल भी आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज एंड एनी शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। मेंडल्स लॉ कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रेशियल हाइब्रिड। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो कि हाइब्रिड क्या होता है, फिर रेशियल हाइब्रिड क्या होता है। भाई हाइब्रिड होता है कि भाई दो अलग अलग कैरेक्टर रखने वाले, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस कराया जाए, और क्रॉस कराने के बाद जो उसके रिजल्ट में जो नई प्रोजेनी आए, उसको प्रोजेनी का मतलब होता है नया आने वाला जो बच्चा होता है, जो भी ऑफ स्प्रिंग होता है, उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। तो अगर उसके पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है तो वो प्रोजेनी हाइब्रिड कहलाएगा। और रेशियल हाइब्रिड का मतलब ऑब्वियसली कैरेक्टर में डिफरेंस है, सही ना। रेशियल हाइब्रिड यानी भाई आप यूं समझो कि जैसे हम ह्यूमन में रेस की बात करते हैं ना, तो ब्लैक पीपल, ब्राउन पीपल, वाइट पीपल, तो ये रेस है। उसी तरह से भाई यहाँ पे भी बात होती है। जैसे मेंडल ने लिया था येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट, सही है। अब येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट ये दोनों क्या है, कलर है, सही, कैरेक्टर कलर है, लेकिन एक्सप्रेशन दोनों की अलग अलग है। तो ये रेशियल कैरेक्टर है या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंस है। अब इनके रिजल्ट में जो आपके पास नया हाइब्रिड बनेगा वो रेशियल हाइब्रिड कहलाएगा, सही है ना। तो ये इसने इसी को डिस्कवर जो है रीडिस्कवर किया। और वेयर फर्स्ट टाइम ही डेवलप द रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स विद क्रोमोसोम्स। अब इसने पहली दफा हेरिडिटी और क्रोमोसोम, हेरिडिटी यूनिट्स यानी जीन और क्रोमोसोम्स के बीच में जो है ना कनेक्शन को, रिलेशनशिप को डिस्कवर किया। अभी हम आगे एक पैराग्राफ आएगा हमारे पास इसी बात से रिलेट करके, तब मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से रेफर करूंगा, सही है। तो ये बात अभी अपने जहन में रखना। अच्छा भाई, होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, इस पूरी चीज़ को, इस पूरा वाक्य को जो हमने अभी पूरा यहाँ पे साइंटिस्ट और उसकी हिस्ट्री को पढ़ा, मैंने उसको एक 5 पॉइंट में डिस्क्राइब कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पेपर में इस तरह से लिख सकते हो कि भाई जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 में उसने भाई सैलमेंडर के सेल को ऑब्जर्व किया, और उसमें वहाँ से क्रोमोसोम को डिस्कवर किया और क्रोमोसोमल थ्योरी की फाउंडेशन रखी। अच्छा, वॉल्टर सटन था और थियोडर बोवेरी थी, इन्होंने ऑब्जर्व किया सोमैटिक सेल। Observe in somatic cell, each chromosomes are found in pair, but during meiosis, member of each pair segregates, so sperm and eggs receive only one form there। भाई इन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई हमारे पास सोमैटिक सेल में पेयर में होता है, लेकिन जब वो मियोसिस होती है तो एक एक पेयर, पेयर के एक एक मेंबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ताकि इसी वजह से स्पर्म और एग सेल में एक ही मेंबर होता है। वॉल्टर सुटन ऑब्जर्व द सेल ऑफ ग्रासहॉपर। वॉल्टर सुटन ने ग्रासहॉपर के सेल को ऑब्जर्व किया, फाउंड सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स, और फिर ड्यूरिंग मियोसिस मैच विद मेंडल सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ जीन, देन ही पब्लिश हिज पेपर द क्रोमोसोम इन हेरिडिटी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भाई टी बोवेन ने, जो बोवेरी मैंने नाम बताया था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस इन हाफ एस एक्सेल एंड स्पर्म सेल। एंड उसके बाद कार्ल कॉरेंस ने इन 1890 रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के वर्क को, और उसने भी अपना पेपर पब्लिश किया 25 जनवरी को। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, सही है। तो मैंने इस तरह से उसको पूरी बात को समराइज किया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उसकी क्रोमोसोमल थ्योरी की स्टेटमेंट के ऊपर। क्या कहता है कि रिसर्च ऑफ मैनी बायोलॉजिस्ट विच इज डिस्कस्ड अबव लेड टू द लेड टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, उन तमाम रिसर्च के बाद, उन तमाम चीज़ों के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट किया गया, और ये फॉर्मुलेट किसने किया था? वॉल्टर सुटन ने 1902 के अंदर, सही है। अच्छा, अब दो बातें बेटा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ दे आस्क
कि भाई हु लेड द फाउंडेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ही वाज वॉल्टर फ्लेमिंग, क्योंकि इसी ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। और हु फॉर्मुलेट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो था वॉल्टर सुटन। सही है भाई। अच्छा भाई, अब बेटा क्या कहता है कि स्टेट दैट द जीन आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स, जीन जो है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है, विच इनहेरिट थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट सेल्स, जो कि इनहेरिट होता है यानी अगली जनरेशन में, अगली नस्ल में जाता है गैमेट सेल के जरिए से। और वो यानी जीन जो है वो क्रोमोसोम्स में होता है। अब हमारी बॉडी में जितने सेल है सबके पास क्रोमोसोम्स हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझो कि भाई जीन आपके क्रोमोसोम में होता है, बॉडी के जितने भी सेल हैं सबके पास क्रोमोसोम है, लेकिन उसकी इनहेरिटेंस गैमेट्स के जरिए से होती है। तो गैमेट्स में, गैमेट्स का मतलब है स्पर्म और एग सेल, मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग सेल होता है। तो एग और स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है ना, तो उस क्रोमोसोम्स के जरिए से वो जो भी जीन होता है वो ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। सही है। अब पूरी बॉडी में मिसाल के तौर पे अलग अलग जीन है, सही है, लेकिन अब जो फर्टिलाइज हो रहा है वही वाला, जैसे मिसाल के तौर पे भाई एक छोटी सी मिसाल है कि बाप को थैलेसीमिया माइनर है, यानी उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब उसकी पूरी बॉडी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, और मदर को भी थैलेसीमिया माइनर है उसकी पूरी बॉडी में। लेकिन अब मान लो कि उसके उसके बाप में जो स्पर्म बना है उसमें ये स्मॉल टी चला गया जो फर्टिलाइज हो रहा है, उसकी मदर में जो एक्सेल बना है उसमें ये स्मॉल टी आ गया। अब हालांकि उसके बाप को या माँ को थैलेसीमिया नहीं था, लेकिन माइनर था, उसके अंदर जीन था, दोनों कैरियर थे। लेकिन अब बच्चे में जो जीन गया है, जो क्रोमो, वो स्पर्म का गया है और एक्सेल का गया है, तो बच्चे में स्मॉल टी दोनों जाएगा, तो भाई बच्चे को थैलेसीमिया हो जाएगा। माँ बाप में से किसी को नहीं था। तो इसीलिए याद रखना कि ये जो क्रोमोसोम जाता है ना, वो गैमेट्स के क्रोमोसोम्स जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गैमेट्स के क्रोमोसोम्स जाते हैं बच्चे में। अच्छा, सो क्रोमोसोम एक्ट एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी, द थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग एविडेंस। अब यहाँ पे इस पूरी बात को जरा ऐसे समझो भाई कि ये आपके पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, और डीएनए में आपके पास जीन होता है। जीन के कॉन्सेप्ट को भी हम अभी आगे समझेंगे। तो आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से, और उस डीएनए के अंदर जीन मौजूद होता है। अब बेटा ये क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस में होता है, सही है। और न्यूक्लियस किस में होता है? ऑब्वियसली सेल में होता है। अब बेटा ये मिसाल के तौर पे सेल है, और सेल के अंदर ये क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद है। एक पेयर आपका ये वाला है, एक पेयर आपका ये वाला है। तो मान लो 46 पेयर यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन लेट्स सपोज के 4 आपके पास क्रोमोसोम्स हैं जो कि 2 पेयर की फॉर्म में मौजूद है। अब जब ये सेल मियोसिस के जरिए से डिवाइड होगा, तो मियोसिस के जरिए यानी मियोसिस, हाँ मैं अभी मियोसिस का प्रोसेस नहीं पढ़ा रहा, मियोसिस 1 मियोसिस 2, लेकिन मान लो कि मियोसिस के जरिए से डिवाइड हो गया, तो अब बेटा ये वाला पेयर, ये देखो ये एक बड़े क्रोमोसोम्स है, एक छोटे क्रोमोसोम्स का पेयर है, ये वाला पेयर अलग सेपरेट होगा, ये वाला पेयर जैसे मिसाल के तौर पे आगे क्या होगा, इस पेयर का एक मेंबर इधर, इस पेयर का एक मेंबर इधर। सिमिलरली ये सेपरेट होगा, इसका एक मेंबर इधर, इसका एक मेंबर इधर। अब आप देखो ये पॉसिबिलिटी है कि एक ब्लू के साथ एक रेड आ गया, और इसके साथ एक रेड के साथ एक ब्लू आ गया, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों सेम, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो असॉर्टमेंट है ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट होती है भाई। ये असॉर्टमेंट है ना, देखो ये सेग्रीगेशन है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, ये सेपरेट हो गया। अब अरेंजमेंट कैसे होगी? आइदर ब्लू एक पेयर, एक ये एक अलग पेयर था, ये दूसरा एक अलग पेयर है। अब इसकी अरेंजमेंट को हम असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये असॉर्टमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। ये वाला, ये वाली असॉर्टमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली असॉर्टमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब जरा इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें इन्वॉल्व है? यूनियन ऑफ टू सेल्स, एक्स सेल और स्पर्म सेल, यही दो सेल्स आपस में मिलते हैं। इफ मेंडल्स मॉडल इज करेक्ट देन दीज टू गैमेट मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई देखो इक्वल, अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई आपके पास ये इक्वली ये क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। जो जब हाफ हो जाते हैं तो स्पर्म में आते हैं, यानी भाई आपके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, स्पर्म बना, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आ गए। इसी तरह से फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, एक्सेल बना, 23 क्रोमोसोम्स आ गए।
और फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है बच्चे में गए तो 46, तो बच्चे के बाद जो 46 क्रोमोसोम है जिसमें से उसको 23 मदर से मिला, 23 फादर से मिला। यहाँ पे यही बात कह रहा है कि भाई कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है हेरिडिटी मटेरियल। अब यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल होगा कहाँ पे? स्पर्म हाउएवर कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म। स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है सबसे छोटा सेल है बॉडी का, बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है। और एग सेल बहुत बड़ा सेल है, बहुत बड़ा ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म से सिर्फ 5% साइटोप्लाज्म आता है और 95% एग सेल से आता है। तो उसका मतलब है अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो साइटोप्लाज्म में तो वो चीज नहीं होगी। तो इसका मतलब है देयरफॉर कंसीडर दैट द हेरिडिटी मटेरियल मस्ट रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स। तो न्यूक्लियस के अंदर, ये भी एमसीक्यूज बेटा आपकी किताब में भी मौजूद है और ये आ भी सकता है कि भाई हेरिडिटी मटेरियल न्यूक्लियस में होता है गैमेट्स के, सही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोम जो होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है मियोसिस के वक्त इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई मेंडल ने, याद रखना, मेंडल ने आपके पास, मेंडल ने सेग्रीगेशन बताई थी, उसने फैक्टर का वर्ड यूज किया था और उसने जीन के ऊपर बात की थी क्योंकि क्रोमोसोम्स के बारे में उसको पता नहीं था, सही है। तो मेंडल ने जिस तरह से बताया था कि भाई फैक्टर जैसे सेपरेट होते हैं कि भाई किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे येलो सीडेड प्लांट है तो उसके लिए 2 जीन होंगे और ये दोनों गैमेट्स बनते वक्त एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो असल में होता भी क्रोमोसोम्स में भी यही होता है कि भाई 2 होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के और जब गैमेट बनते हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सही है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है गैमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। गैमेट्स के पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स उस पेयर को कहते हैं जिन जो कि बिल्कुल एक जैसे हो। और याद रखना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो ये जो पेयर है ये एक मेंबर मदर से मिलता है और एक मेंबर फादर से मिलता है, सही है भाई। अच्छा भाई, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैज 2 कॉपीज। डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो होता है उसके पास, गैमेट्स के पास एक कॉपी होती है ऑब्वियसली भाई। आपके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, गैमेट्स बने 23 हो गए तो ये हैप्लॉइड है। और फिर उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हुआ तो उसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर वंस अगेन 46 होंगे तो वो डिप्लॉयड बन जाएगा। तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसके पास भी 2 पेयर होंगे, सही है। अच्छा, ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओरिएंट्स ऑन द मेटाफेज प्लेट। भाई जो आपके पास मियोसिस होती है उसका जो मेटाफेज आता है, मेटाफेज हम कहते हैं कि भाई जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स के पेयर ऐसे बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, सही है। और इसको हम कहते हैं, ये जो बीच में आके अरेंज हो गया इसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और अब आधे क्रोमोसोम एक तरफ जाएंगे, आधे क्रोमोसोम एक तरफ जाएंगे और सेल बीच में से स्प्लिट हो जाएगा। तो भाई ये जो अरेंजमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि भाई देखो अरेंजमेंट आपके पास क्या था, एक बड़ा पेयर था और एक, ये एक पेयर था, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे ये पेयर था एक, इसको कहते हैं पेयर नंबर 1, इसको कह देते हैं पेयर नंबर 2। तो इसमें जो सेपरेशन हुई है ये बिल्कुल सेग्रीगेशन हुई है, लेकिन जो अरेंजमेंट हुई है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुई है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से के साथ सेपरेट हो गए। अब ऐसा लाजमी नहीं है कि यहाँ पे भी ये रेड वाला ही जाए या यहाँ पे भी ये ब्लू वाला ही जाए, तो ये इधर भी जा सकता है और ऐसे इस तरह से भी पेयर बन सकता है, यानी इस तरह से अरेंजमेंट भी हो सकती है और अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती है। तो ये बात इसमें यहाँ पे बताई गई है, सही है भाई। तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आखिरी में बेटा क्या कह रहा है, देयर वाज वन प्रॉब्लम with this theory as many investigators soon pointed out. If Mendelian traits are determined by factors located on chromosomes and यानी अगर ये कह रहा है कि भाई अगर मेंडेलियन ट्रेट जो होता है, मेंडल ने जो कैरेक्टर्स को बताया था वो फैक्टर्स यानी जीन जो है के जरिए से डिटर्मिन होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पे होता है। And if the independent assortment of Mendelian trait reflect the independent assortment of these chromosomes in meiosis, भाई अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, मेंडल ने बोला था जीन की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है लेकिन असल में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स की होती है। लेकिन अगर हम मान लें कि जीन और क्रोमोसोम एक ही बात है तो why is that the number of factors that assort independently of one another in a given type of organism is often greater in number of chromosome। भाई आसान अल्फाज में इसने इस पूरी बात में ये बताया गया कि भाई अगर
मेंडल ने तो फैक्टर का जिक्र किया था जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, लेकिन असल में असॉर्टमेंट तो क्रोमोसोम की होती है। तो भाई आपके पास क्रोमोसोम मिसाल के तौर पे ह्यूमन पे 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम में 23 के दो पेयर्स हैं, और इसके अंदर जो जीन होता है, अगर इस मेंडल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो उस हिसाब से तो ह्यूमन के अंदर जीन भी सिर्फ 23 होना चाहिए था, सही है, लेकिन जीन तो 35,000 के करीब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्रोमोसोम में आपके पास ऐसा होता है कि बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो मेंडल के जो फैक्टर होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, और असल में जो सेग्रीगेशन होती है वो इन क्रोमोसोम्स की होती है, मेंडल के फैक्टर की नहीं होती। तो यहाँ पे यही पॉइंट रेस किया गया था कि भाई अगर मेंडल का जो सुटन ने जो बताया कि भाई कि आपका क्रोमोसोम जो है वो आपका मेंडल की जो असॉर्टमेंट है और जो क्रोमोसोम्स की असॉर्टमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो भाई ऐसे उस हिसाब से तो क्रोमोसोम्स और जीन के नंबर एक ही होने चाहिए थे। दिस सीम्ड अ फैटल ऑब्जेक्शन एंड इट लेड मैनी अर्ली रिसर्चर्स हैव सीरियस रिजर्वेशन अबाउट सर्टेन्स थ्योरी। तो भाई सर्टेन्स की थ्योरी पे ये एतराज किया गया था। होपफुली बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, भाई दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह अगली क्लास पे हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।